हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये हमारा 17वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्जाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में पीपीपी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है परचेस पावर पैरिटी, परचेसिंग पर पैरिटी, परचेसिंग पावर पैरिटी या परचेसिंग पर पैरिटीज। तो ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि अलग अलग देशों में एक ही वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी खरीदने के लिए कितनी करेंसी चाहिए होती है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि किस देश में जीवन जीने की लागत जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो कितनी है और असली आर्थिक तुलना जैसे कि जीडीपी कैसे की जाए। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असांतत्य डिसकंटिन्यूटी भूपर्पटी क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है? ऑप्शन है गुटेनबर्ग, मोरोविसिक, कॉन्ट्रेड या रैपिटी। तो पृथ्वी की परतों में जहां कोई बड़ा बदलाव आता है उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। असांतत्य मोरोविसिक असांतत्य जो होता है डिसकंटिन्यूटी, वह सीमा है जो कि क्रस्ट मतलब भूपर्पटी और मेंटल को अलग करती हैं। यहाँ पर भूकंपीय तरंगे जो होती है, सिस्मिक वेव्स, उनकी गति अचानक तेज हो जाती हैं। तो बी आंसर सही होगा, मोरोविसिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस वर्ग में जंतुओं में शल्कों का अभाव और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? श्लेष्म ग्रंथियां मतलब म्यूकस ग्लैंड्स। ऑप्शन है रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस या फिर बर्ड्स। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उभयचर, जैसे कि मेंढक हो गया और टोड, ऐसे जानवर होते हैं जो कि पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते हैं। इनकी त्वचा में, इनकी स्किन में शल्क मतलब स्केल्स नहीं होते हैं। इनकी त्वचा में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि नमी बनाए रखने के लिए एक तरल स्रावित करती हैं। यह नमी उन्हें त्वचा के जरिए सांस लेने में हेल्प करती हैं। तो एम्फीबियंस यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत के सीएजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, वह भविष्य में किसी पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखें तो सीएजी देखिए, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाती हैं। उन्हें सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, सीएजी के रिटायर होने के बाद वे सरकारी नौकरी के किसी भी कोई भी जो पद होता है, कोई भी ऑफिस का, उसके लिए पात्र नहीं होते हैं। इससे उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी बनी रहती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या प्रोपेन। तो बायोगैस और सीएनजी की बात हो रही है, दोनों में मीथेन मुख्य गैस होती है। बायोगैस बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि गोबर, किचन वेस्ट, इन सब से। सीएनजी एक
फॉसिल फ्यूल है जो कि कंप्रेस करके रखा जाता है। दोनों में मीथेन 50% से 90% तक होती है। ये एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है, तो यहाँ पर मीथेन करेक्ट है, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, मियां तानसेन 9 रत्नों में से एक, अली अकबर खान सरोद या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितार। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विख्यात वादक हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तानसेन की बात करें तो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, ये पॉइंट भी सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी देखते हैं, अली अकबर खान, तो ये सरोद के लिए जाने जाते हैं, ये भी करेक्ट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक हैं, सितार वादक नहीं है। ये वाला जो यहाँ पर युग्म दे रखा है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, डी आंसर। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद आर्टिकल 330, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A या आर्टिकल 339। तो NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भारत की एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करती हैं। शुरू में एससीज एंड एसटीज दोनों के लिए एक ही आयोग था जो कि अनुच्छेद 338 के तहत आता था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 के बाद एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया जिसके तहत NCST को एक अलग आयोग के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर 338A, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 GS के 1 लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं SSC के 2023, 2022, 2024 इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन PDFs हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियाँ कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम प्रोग्राम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है UNO, FAO, WTO या यूनेस्को। तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम प्रोग्राम को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया, जो कि UN की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कृषि प्रणालियों को पहचानना, उन्हें संरक्षित करना और बढ़ावा देना। तो किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? FAO, बी आंसर सही है। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन, फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक रीजन के सहारे वह भाग जहां पर अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती हैं क्या कहलाता है? डिसअपियर ड्यू टू एक्सेसिव पोरोसिटी, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन है भाबर, तराई, धांध या दोहरो। तो शिवालिक हिल्स हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है। इनकी तलहटी में एक क्षेत्र होता है जिसे भाबर कहते हैं। यहाँ की जमीन में बहुत ज्यादा पोरोसिटी होती है, सरंध्रता यानी पानी को जल्दी सोखने की क्षमता। इस कारण से जो नदियां पहाड़ों से आती हैं वे भाबर में जमीन में समा जाती हैं और फिर तराई में दोबारा बाहर निकलती हैं। भाबर क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसकी मिट्टी में बजरी और कंकड़ बहुत होते हैं। तो यहाँ पर भाबर, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सपोर्ट टू माइक्रो इंटरप्राइज, प्रमोटिंग फिशिंग कंपनीज, डबलिंग फिश एक्सपोर्ट्स या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट।
तो PM-MKSSY भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है भारत के वैश्विक मत्स्य बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनना। इसका मुख्य लक्ष्य है मछली निर्यात को दोगुना करना, डबलिंग फिश एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है, ये इसका प्राथमिक लक्ष्य है। अन्य लक्ष्य भी शामिल है इसमें, जैसे मछली किसानों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देना, माइक्रो इंटरप्राइज को औपचारिक बनाना, उपकरणों का आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को अपनाना, फिशरीज वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये भी इसके लक्ष्य है। बट जो प्राथमिक लक्ष्य है वो यही है कि डबलिंग फिश एक्सपोर्ट्स, मछली निर्यात दोगुना करना। सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत के कुचेलापुरी या फिर कुचेलापुरम में उत्पन्न हुआ था? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली या भरतनाट्यम? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम कुचेलापुरी गांव से पड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इसकी उत्पत्ति 3rd सेंचुरी BCE में मानी जाती है। प्रारंभ में ये नृत्य ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों में किया जाता था। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी बी आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय के तहत एक पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो ज्ञान भारतम मिशन, इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। इसका उद्देश्य है देश की पांडुलिपियों की पहचान करना, उनका संरक्षण करना और उनका डिजिटलीकरण करना। यह राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का एक अपग्रेडेड रूप है। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे और डिजिटाइजेशन किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण बनाया जाएगा। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी एंड छात्रों, शोधकर्ताओं को और आम जनता को भारत के प्राचीन ज्ञान से जोड़ा जाएगा। इसमें बजट जो रहा है इस बार का, वो 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया गया है इस बार के बजट में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक पहल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(4), अनुच्छेद 18(2) या अनुच्छेद 18(1)? तो करेक्ट आंसर है इसका अनुच्छेद 18(2). देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत से संबंधित है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका उद्देश्य है कि समाज में समानता को सुनिश्चित करना। इसके 4 उपखंड है, क्लॉसेस हैं। आर्टिकल 18(1) जो है राज्य, सेन और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि नहीं देगा, ये बोलता है। 18(2) जो है कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, इसीलिए आर्टिकल 18(2) बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 18(3) जो है ये बोलता है कि भारत सरकार के अधीन विदेशी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। एंड आर्टिकल 18(4) बोलता है कोई भी लाभ के पद पर नियुक्त व्यक्ति बिना अनुमति के विदेशी भेंट, पुरस्कार या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये 4 क्लॉसेस देखने को मिलते हैं इसके अंदर हमको। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है। अपने राज्यरोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खान ए जहां मकबूल की उपाधि देकर अपना वजीर बनाया था? ऑप्शन है मलिक मकबूल, इमामुल मुल्क, हिसामुद्दीन या मलिक शेर खां? किसे बनाया था अपना वजीर? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। देखिए, राज्यारोहण के समय उसने मलिक मकबूल को वजीर नियुक्त किया था। उन्हें खान ए जहां मकबूल की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है विश्व का स्वामी। मलिक मकबूल एक कुशल और निष्ठावान प्रशासक थे। उन्होंने प्रशासन, कर व्यवस्था और कल्याण कार्यों में योगदान दिया था। तो मलिक मकबूल ए आंसर। तुलु वंश के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? सदाशिव राय, अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय या राम राय? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ है यवन मतलब विदेशी मुस्लिम राज्य की सत्ता पुनर्स्थापना का आचार्य। उन्होंने बहमनी सल्तनत के एक बंदी राजकुमार को गद्दी पर बैठाकर यह उपाधि पाई। इससे उनकी सैन्य शक्ति और पॉलिटिकल विजन स्पष्ट होती हैं। तो कृष्णदेव राय सी आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाजी में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीताए? अंकुशिता बोरो, जैस्मिन लाम्बोरिया, निवेदिता करी या लवलीना बोर्गहैन?
तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। लवलीना बोर्गोहेन भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज हैं। विशेष करके 75 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करी है। तो लवलीना बोर्गोहेन। अगला आता है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली या चंडीगढ़? डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब ये होता है कि 10 वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत बढ़ोतरी। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, लगभग 55.88%। ये पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा थी। इसकी मुख्य वजह थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पड़ोसी राज्यों के श्रमिकों का वहां पर माइग्रेशन। तो दादर एंड नगर हवेली करेक्ट होगा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस त्योहार पर लड़कियां लकड़ी बांस के फ्रेम को सजावटी कागज से सजाती हैं और उसे पास की पहाड़ी नदी में चढ़ाती हैं? ऑप्शन है हेला पुना, भक्ता परब, टुसु परब या रोहिणी। तो करेक्ट आंसर है इसका टुसु परब। झारखंड और बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक फसल आधारित लोक त्योहार है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह पौष महीने के अंत में मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। इस त्योहार की मुख्य परंपरा में अनमैरिड गर्ल जो होती है वो लकड़ी या फिर बांस के फ्रेम, बेम्बू फ्रेम को रंगीन कागज और फूलों से सजाती हैं, जिसे टुसु कहा जाता है। फिर इन्हें पास की नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। यह अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर टुसु परब करेक्ट होगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर सूची 1 में हमको वायुमंडल की परतें दे रखी है और सूची 2 में उनकी विशेषताएं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां पर वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे कि वर्षा, तूफान, बादल, ये सभी देखने को मिलते हैं। सभी मौसमी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वेदर चेंजेस ए वाले से देखिए 4th कनेक्ट होगा, जो कि बी वाले और डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद देखिए स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये शांत परत होती है जिसमें जेट विमान आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी हलचल नहीं होती है। तो बी का हो गया 3rd नंबर। ओजोनोस्फेयर की बात करें तो ये परत सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको अवशोषित करती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज 1 नंबर से कनेक्ट हो गया, देखिए सी। डी वाला जो है ये 2 नंबर से कनेक्ट हो गया, रेडियो वेव से, आयन मंडल रेडियो वेव्स। तो सीक्वेंस क्या बना हमारा 4, 3, 1 और 2, जो कि डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लेखक और काव्यगत कार्य उनके दे रखे हैं। अमर सिंह, शुद्रक, विशाख दत्त, पिंगल ये लेखक हैं और काव्यगत कार्य उनके दे रखे हैं विन वसव दत्त, चंद्रशास्त्र, अमरकोश और देवी चंद्रगुप्त। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अमर सिंह प्रसिद्ध संस्कृत कोश अमरकोश के लेखक थे, तो यहां पर पहले का हो गया सी। शुद्रक की बात करें, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम उनके प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। इसके अलावा विन वसव दत्ता ये नाटक भी उनका काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो दूसरे का हो गया ए। विशाख दत्त की बात करें तो इन्होंने प्रसिद्ध राजनीतिक नाटक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है, तो तीसरे का हो गया डी। एंड चौथा पिंगल संस्कृत छंद शास्त्र पर आधारित छंद शास्त्र के लेखक माने जाते हैं। तो सीक्वेंस बना सी, ए, डी और बी, जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला है भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कम्यूटेशन, लघुकरण, यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। राहत, रेस्पाइट, यह मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है। प्रविलंबन मतलब रिप्रीव, इसका तात्पर्य सजा के चरित्र को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना है। या डी पार्डन, क्षमा, यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। तो कौन सा युग्म यहां पर देखिए गलत सुमेलित है? ऑप्शन सी प्रविलंबन मतलब रिप्रीव। इसका अर्थ है किसी सजा जैसे कि मृत्युदंड को कुछ समय के लिए टाल देना। इसका उद्देश्य होता है कि आरोपी को अपील या क्षमा याचिका दाखिल करने का समय मिल सके। लेकिन विकल्प में यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है वो परिहार रिमिशन की है।
रिमिशन का मतलब होता है सजा की अवधि को कम करना बिना सजा का प्रकार बदले। तो ये वाला जो युग्म दे रखा है, पेयर दे रखा है, ये गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने साल बाद ओलंपिक शूटिंग पदक जीता है? 8, 12, 16 या 20? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला शूटिंग पदक हासिल किया था। यह भारत का 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला पदक भी था। देखिए, पिछली बार जब भारत ने ओलंपिक शूटिंग में कोई पदक जीता था तो वो था लंदन ओलंपिक 2012। उस समय विजय कुमार और गगन नारंग ने ये पदक अपने नाम किए थे। विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता था। गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। लंदन ओलंपिक 2012 के बाद रियो ओलंपिक 2016 निकला, टोक्यो ओलंपिक 2020 निकला। वहां पर भारत को शूटिंग में कोई भी पदक नहीं मिला था। तो 12 साल के इंतजार के बाद में भारत ने ओलंपिक शूटिंग पदक जीता है। तो यहाँ पर 12 ईयर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अत्यधिक पसंद किया जाने वाला अंग्रेजी उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? हरमन मेलविले, एडगर एलन पो, लुइस कैरोल या मैरी शेली? तो एलिस इन वंडरलैंड एक क्लासिक बच्चों की फैंटेसी कहानी है। इसके लेखक हैं लुइस कैरोल। इस कहानी में एलिस नाम की एक लड़की एक खरगोश के बिल में गिरकर एक अजूबों से भरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। यह उपन्यास 1865 में प्रकाशित हुआ था और आज भी दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे कई फिल्मों, कार्टून और टीवी सीरीज ने भी दिखाया गया है। तो लुइस कैरोल सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग संबंधित राज्य से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? देवप्रयाग, जानसू सुरंग, सोनमर्ग सुरंग, जम्मू कश्मीर, अटल सेतु, हिमाचल प्रदेश, सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश? तो यहां पर देखिए सी वाला जो आप देखोगे पेयर, ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अटल सेतु कोई सुरंग नहीं है बल्कि एक समुद्री पुल है जो कि मुंबई में स्थित है। यह मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हिमाचल में जो सुरंग है उसका नाम है अटल टनल, जो कि मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती हैं। इसलिए अटल सेतु हिमाचल प्रदेश ये गलत तरीके से पेयर दे रखा है। जानसू सुरंग जो है ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में है। सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर में है, जोजिला सुरंग का हिस्सा। सेला सुरंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास में है। अगला आता है क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? ईरान, सऊदी अरब, इराक या पाकिस्तान? तो चक्रवातों के नाम 13 देशों के समूह द्वारा सुझाए जाते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब ये सभी शामिल होते हैं। हर देश बारी बारी से नाम देता है और एक लिस्ट बनाई जाती है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल की बात करें तो इसका नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सऊदी अरब। तो बी आंसर करेक्ट होगा। तो यहां पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ। तो ये था हमारा 17वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव
एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।